एक गांव था रामपुर, जिसमें जमींदार मनसुख सिंह अपने इलाके का सबसे होशियार आदमी था। किंतु उसमें एक ही खराबी थी, वो ये कि उसे दूसरों को परेशान करने में मजा आता था। जिस दिन दो चार लोगों को परेशान ना करता, उस दिन उसे चैन ना पड़ता। आज कुछ बेचैनी सी हो रही है। बहुत दिनों से ना तो किसी को कोई चूना लगाया है और ना ही परेशान किया है। क्यों ना कहीं चलकर लोगों को परेशान किया जाए। सोचकर उसने दूसरे गांव जाने का इरादा किया और चलने की तैयारी कर ली। तभी अचानक उसने देखा, मेरी जेब में तो 1 रुपया भी नहीं है। अब क्या किया जाए? अब कैसे उल्लू बनाऊंगा लोगों को? अरे सुनती हो, अरे घर में कोई चीज है क्या जो मेरे काम आ सके? अब आपके इस ठगी के काम के लिए कोई पैसे तो मेरे पास है नहीं। शेर भर घी होगा, इसी को बेचकर अपना काम चलाओ। अरे हट पगली, शेर भर घी क्यों खराब किए जाए? पाँव भर काफी है। एक काम करो, एक मटकी में गले तक मिट्टी भर लो, ऊपर से पाव भर घी थोप दियो, फिर मटकी घी से भरी भरी दिखने लगेगी। अरे वाह मेरी विमला रानी, तू तो मेरे साथ रहकर खूब चतुर हो गई है। सही कहा। तुम जैसे कंजूस और थक के साथ रहते रहते ऐसे ही कामों में दिमाग चलने लगा है मेरा। उसके बाद मनसुख ने मिट्टी से भरी मटकी में ऊपर से थोड़ा देसी घी थोपकर मटकी हाथ में लेकर दूसरे गांव की ओर चल पड़ा। दूसरे गांव में गली, बाजार और मोहल्लों से होते हुए वो एक सुनार की दुकान पर जा पहुंचा। उसने देखा, दुकान पर चांदी की एक सुंदर तलवार लटक रही है। तलवार देखकर मनसुख जी की आंख ललचा गई। वाह क्या चीज है! तलवार तो मनसुख के पास ही जचेगी। बात करनी चाहिए, सौदा पड़ जाए तो मजा आ जाएगा। कौन हो भाई? इस गांव के नहीं लगते हो। भाई लाला, तलवार कितने की होगी? तलवार तो सस्ती है, लेकिन तुम कहां से आए हो और इस मटके में क्या है? लाला जी, इस मटके में गांव का शुद्ध देशी घी है, एकदम ताजा घी। घी देखकर लाला के मुंह से लार टपक पड़ी और लाला बोला, देखो भाई, ये तलवार भी शुद्ध चांदी की है। इसे बनाने में भी बहुत पैसा लगा है, मगर मैंने देखा कि तुमको ये तलवार बहुत पसंद है, तो ले लो। तुम्हारे इस घी के बदले मैं अपनी तलवार तुम्हें देता हूँ। मनसुख को उम्मीद न थी कि सौदा इतना सस्ता में हो जाएगा। उसने तलवार को अच्छी तरह चलाकर देखा और उसको अपने पास रख लिया। इस सौदे के कारण दोनों की जान पहचान हो गई। लाला जी बोले, मनसुख, अगली बार आओ तो जितना हो सके उतना घी साथ लेते आना। बदले में अपनी पसंद की कोई भी दूसरी चीज लेते जाना। अच्छा अच्छा, ठीक है, अगली बार बड़ी वाली मटके लाऊंगा। कहकर मनसुख चल दिया। उसे डर था, कहीं उसके रहते भंडा न फूट जाए। वो फौरन वहां से निकल गया। वापस लौटते हुए जब वो जंगल में पहुंचा तो सोचा, यह चांदी की तलवार तो सस्ते में मिल गई, क्यों ना तलवार की परीक्षा की जाए। उसने तलवार को म्यान से निकाला और जोर से एक पेड़ के तने पर दे मारी। पेड़ पर लगते ही तलवार मिट्टी बनकर जमीन पर बिखर गई। देखकर मनसुख का मन खराब हो गया। वो बोला, अच्छा वाला काटा है तूने मेरा। वाह रे लाला, तू तो मेरा भी बाप निकला। उधर लाला जब घर पहुंचा, कहाँ हो भाग्यवान? आज बाजार में एक आदमी आया था, उसको बड़ा अच्छा उल्लू बनाया मैंने। क्यों आप लोगों को थकते हो? किसी दिन आपकी ये हरकत किसी को पता चल जाएगी तो आप उसी बाजार बिना कपड़ों के नजर आओगे। क्या कुछ भी बोलती हो? देखो मैं क्या लेकर आया हूँ, गाय का शुद्ध घी। मगर जैसे ही उसने मटकी खोली और एक पलटे से घी निकाला, उसने थोड़ा सा घी और बाकी मिट्टी सामने दिखी। अरे ये क्या, मटकी में तो मिट्टी भरी पड़ी है। ये क्या, इसमें तो मिट्टी भरी है और वो तो आपको उल्लू बना गया। ये तो मुझसे भी ज्यादा अक्लमंद निकला। कई दिन बीत जाने पर मनसुख ने सोचा, कई दिन हो गए, लाला के पास चलना चाहिए। लाला से समझदार और कोई नहीं हो सकता। उसने उल्लू बनाया था, मन ने सबक तो सिखाना बनता है। उसने अपनी लाठी उठा ली और गांव जा पहुंचा। लाला जी अपनी दुकान पर जमे थे। मनसुख को देखते ही उठकर स्वागत किया। अरे आओ आओ मनसुख भाई, कहो मनसुख जी, तलवार कैसी लगी आपको? लाला जी, चीज तो लाजवाब थी। बहुत उम्दा चीज रखते हो, लेकिन घी में भी खूब स्वाद आया होगा। लाला जी को हंसी आते आते रुक गई और बोले, गांव के शुद्ध घी में स्वाद ना आए तो लोग गांव से घी क्यों मंगवाएं? लाला ने मनसुख को प्रेम से अपने पास बिठा लिया। उठकर चिलम भर ली और बोले, मनसुख जी, अब तो 2-4 दिन यही रहो। मनसुख ने बात मान ली। शाम को खूब चकाचक भोजन बना।
खाने के लिए दोनों अलग अलग आसनों पर बैठे 2 थाल सामने आए। लाला जी ने सोने के थाल में खाना लगाकर मनसुख के आगे रखा और स्वयं चांदी की थाल ले ली। लाला जी, आपने आज दिल खुश कर दिया। आप तो खाना भी सोने की थाली में देते हो। लाला ने मन में सोचा। सोना देखकर तो तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा। अरे अरे मनसुख, मैं तो मेहमान नवाजी कर रहा हूँ। सोने की थाल देखते ही मनसुख खाना पीना भूल गया। सोचने लगा, खाना तो अपनी जगह, किसी तरह ये सोने का थाल हाथ लग जाए। खाना खत्म हुआ तो आंगन में दोनों की खाटें बराबर बराबर लगा दी गई। थोड़ी देर बाद लाला जी को नींद आ गई। जब वे घराटे भरने लगे, थाल निकालकर उसे कीचड़ वाले तालाब में दबा आता हूँ। मनसुख उठा और चुपके से थाल लेकर तालाब के कीचड़ में दबा आया। आधी रात को लाला जी की आंख खुल गई तो देखा थाल गायब है। जालिम ने कमाल कर दिया, रातों रात काम बना लिया। मनसुख के जूतों पर तालाब की कीचड़ लगी थी। उन्हें समझते देर न लगी। मनसुख जब नींद में पड़ा रहा, लाला जी कीचड़ में दबी थाल को निकाल लाए। सुबह आंख खुलने पर मनसुख ने वापस लौटने की जल्दबाजी की और बोला, मुझे आज जल्दी ही चले जाना था, लेकिन आंख नहीं खुली। कोई बात नहीं, खाना खाकर चले जाना, इतनी भी क्या जल्दी है। कहकर लाला जी ने उसे रोक लिया। दिन में जब दोपहर के खाने पर मनसुख ने सोने का थाल अपने आगे पाया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। लाला तो बड़ा धनवान मालूम पड़ता है। लाला जी, आपके पास तो ऐसे कई थाल होंगे ना? ना, एक ही थाल है, वो भी बहुत पुराना हो चुका है। लाला का उत्तर सुनकर मनसुख दंग रह गया। लाला भी कम उस्ताद नहीं है, वो रातों रात थाल तालाब से निकाल लाया है। उसकी चेहरे पर थाल के निकल जाने का दुख था, लेकिन अपना दुख उसने जाहिर न होने दिया। अब वे एक दूसरे को अच्छी तरह जान गए थे। थोड़ी देर बाद लाला जी मनसुख से बोले, मनसुख, भलाई इसी में है कि हम आपस में मिलकर काम करें। कहीं परदेश चले जाएंगे तो कुछ कमा ही लेंगे। तुम्हारी और हमारी अक्ल भी एक जैसी है, इसलिए हम बड़े बड़े काम आसानी से कर सकते हैं। सोच विचार कर मनसुख बोला, जी मंजूर है। हम लोग कहीं दूर देश चलें जहाँ कोई हमें न जानता हो। बात पक्की हो गई और अगले ही दिन दोनों परदेश के लिए निकल पड़े। चौथे दिन वे एक नवाब की रियासत मिचा पहुंचे। रियासत के नवाब की 10 दिन पहले मृत्यु हो चुकी है और सारे शहर में मातम छाया है। लगता है यहाँ कुछ हुआ है। लग तो रहा है कुछ हुआ है, चलकर देखते हैं। महल में तो काफी लोग दिख रहे हैं, अपने मतलब का कुछ मिलेगा यहाँ पर। दोनों मित्रों ने इस वातावरण से फायदा उठाने की सोची। नवाब के संबंध में पूरी जानकारी लेने के बाद वो साहूकार बन गए और मनसुख उनका मुनीम बन गया। कागजों का एक बंडल लाल बस्ते में लपेटकर वो सेठ जी के साथ दरबार में जा धमका। आज नवाब का मृत्यु भोज दिया जा रहा था। आप सभी से गुजारिश है कि नवाब साहब को दुआ दे। दरबार में मुल्ला, मौलवी और दूसरे कई लोग इकट्ठा थे। साहूकार को दरबार में आया देख सभी ने उनकी आवभगत की। कुछ देर शांति से बैठने के बाद सेठ ने मौलवी से पूछा, नवाब साहब कहीं बाहर गए हैं क्या? सेठ जी, नवाब साहब तो खुदा को प्यारे हो गए। आज उनका मृत्यु भोज दिया जा रहा है। मौलवी की बात सुनकर उन दोनों ने ऐसी सूरत बना ली मानो उनका कुछ छीन लिया गया हो। साहूकार तो बेहोश ही हो गए। उसकी ये दशा देखकर दरबार में खलबली मच गई। तभी नवाब का बड़ा लड़का वहां आ पहुंचा। मुनीम ने बताया, अरे 10 वर्ष पहले नवाब साहब ने सेठ जी से 10,000 रुपए लिए थे। दोस्ती के नाते लिखा पढ़ी कुछ नहीं की थी, इसीलिए सेठ जी बेहोश हो गए हैं। ये बनिया कहीं पायशे के पीछे जान दे दे, अगर मर गया तो आफत हो जाएगी। यह देख नवाब साहब का बेटा भी घबरा गया। खुदा के लिए सेठ की जान बचाओ, कहीं मौत का दाग हमारे माथे पे न लग जाए। मैं अभी सारी रकम चुकता कर दूंगा। सेठ को होश में लाया गया। पूछा, सेठ जी, आपके पास कोई सबूत है कि मेरे वालिद ने आपसे 10,000 रुपए लिए थे? सबूत तो कोई नहीं, किंतु यदि मैं सच्चा हूँ तो नवाब साहब की कब्र पर चलो। नवाब साहब खुद बोलेंगे कि रुपए लिए हैं या नहीं। सब ने सेठ की बात मान ली। तय हुआ कि आज रात को ही कब्र पर चला जाए। वहां से चले जाने पर सेठ और मुनीम दोनों ने मशवरा किया। सेठ बोला, अंधेरा होने के पहले ही तुम कब्र में घुस बैठो। डरना मत। नवाब का लड़का जब नवाब से पूछे तब ठीक ठाक जवाब देना। अरे मियाँ, घबराते क्यों हो? बेफिक्र रहो, लेकिन बरकुरदार कहीं रुपया लेकर चंपत ना हो जाना। ऐसा ना हो कि मैं कब्र में ही पड़ा रहूं और तुम भाग लो। बात पक्की हो गई।
आधी रात के समय नवाब की मजार पर सारे शहर के लोग इकट्ठा हो गए। कब्र के किनारे एक तरफ सेठ जी खड़े थे, दूसरे किनारे नवाब की साहबजादे आकर खड़े हो गए। कब्र पर झुककर साहबजादे ने पूछा, अब्बू जान, ये साहूकार बोल रहा है कि आपने इससे 10,000 रुपए उधार लिए थे। हाँ बेटे, कुछ वर्ष पहले सेठ जी ने मेरी मदद की थी। तुम उन्हें 10 के बजाय 15,000 रुपए दे दो। उनका एहसान मैं आज भी नहीं बोल सकता। सुनकर लोग सन्नाटे में आ गए। सेठ जी सच्चे साबित हो चुके थे। जल्द ही 15,000 की ढैली सेठ जी को सौंप दी गई। 15,000 लेकर सेठ जी के कदम जमीन पर नहीं पड़ते थे। मन में स्वार्थ तो भरा ही था। अब कौन जाकर जमींदार को कब्र से निकाले? किसी ने देख लिया तो सारी रकम जाएगी और ऊपर से जूते पड़ेंगे सो अलग। सब लोग चले जाएं, तब निकलूंगा। आवाज तो किसी की नहीं आ रही है बाहर। बाहर थोड़ी दूर जाने के बाद लाला को लगा, अगर मनसुख निकल आया तो मुझसे आधा हिस्सा मांगेगा। मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा। वापस आकर लाला जी मनसुख से पूछता है, और भाई मनसुख, कैसे हो? अंदर सब ठीक है कि नहीं? लाला जी बाहर बैठे क्या बात कर रहे हो? अंदर आ जाओ, तुम्हें भी अपने आप पता चल जाएगा। जल्दी बाहर निकालो। लाला जी ने सोचा, ना तो ये बाहर आएगा और ना हिस्सा जाएगा। मनसुख किसी तरह स्वयं निकल आए तो ठीक, ना निकला तो वहीं उसका राम नाम सत हो जाएगा। मनसुख अंदर चिल्लाता हुआ बोला। अरे निकाल दे मुझे लाला, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लाला सेठ बगल में गठरी दबाए तेजी से अपने घर की ओर चल पड़ा। मनसुख कब्र में लेटे लेटे अपने किए पर पछतावा कर रहा था और सोच रहा था कि मैंने अब तक कितने गलत काम किए, और अंत में अपनी पूरी ताकत लगाकर वो कब्र से बाहर आ निकला। लाला तू तो गया रे। मनसुख फिर अपने घर लौटने लगा और सोचा आज के बाद किसी भी ठग पर कभी भी भरोसा नहीं करेगा।